नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूएचओ का न्यूज़लेटर लेके आया हूँ। तारीख 20 सितंबर 2024। तो इसके कुछ इस समाचार पत्र के कुछ मुद्दे जो है। पहला मुद्दा है, एक प्लॉटकिंस का किताब होता है वैक्सीन्स के, करीब 50 साल से ऊपर स्टैंडर्ड किताब माना जाता है। काफ़ी मोटा किताब है। और उसका जो लेखक है स्टैनली प्लॉटकिंस, उसको फाइनल अथॉरिटी माना जाता है वैक्सीन में। जो आपका वैक्सीनोलॉजी का सबसे अ, माना हुआ विशेषज्ञ है। तो वो एक बहुत ही दिलचस्प एक लेख लिखा है उन्होंने। सबसे टॉप मेडिकल जर्नल जो है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिकल, वो कई उनके साथियों के साथ वो एक कोऑथर है, स्टैनली प्लॉटकिन। उनका जो उन्होंने लेख लिखा है, उसका जो टाइटल है, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन का जो इतने वैक्सीन हमारे पास अभी चल रहे हैं, बहुत सारे वैक्सीन है। उसका जो है, जब वैक्सीन डेवलप होता है, मार्केटिंग होता है, उसके पहले कुछ ट्रायल्स होते हैं। तो उनका कहना है कि ये ट्रायल्स में जो हम दुष्प्रभाव अगर देखना चाहते हैं तो वो काफ़ी नहीं है। उसका सैंपल साइज छोटा होता है और वो ज़्यादा देर तक हम पेशेंट्स को फॉलो अप नहीं करते हैं, जो भी माने जिनको वैक्सीन देते हैं उनको फॉलो अप नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ एक्स्ट्रा फंड्स होने चाहिए हमारे पास। अच्छा रिसर्च होना चाहिए। जब एक बार वैक्सीन रिलीज हो जाता है, मार्केट में आ जाता है, तो उसके बाद शोध होना चाहिए और फॉलो अप होना चाहिए, और उसके लिए पैसा अलग से रखना चाहिए। और एक नहीं, उसका दुष्प्रभाव देखने के लिए। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पेपर है, इसलिए है क्योंकि ये एक प्रकार से वो कबूल करते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसको ठीक से शोध नहीं किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड के पेंडेमिक के दौरान काफ़ी लोगों का विश्वास चला गया। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में चिंता जताए लोगों ने। और ऐसे कुछ हुए जो कि उनका कहना है कि अगर आप रेयर साइड इफेक्ट्स कहते हैं कि बहुत कम होते हैं, पर अगर आप मिलियन और बिलियन लोगों को दोगे तो वो रेयर साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए जब तक आप इसमें शोध नहीं करोगे, जनता का विश्वास नहीं होगा वैक्सीन में अच्छी तरह। और हमको जो इसका बायोलॉजिकल बेसिस है, उसके बारे में भी हमको जांच करना चाहिए। कई ऐसे वैक्सीन्स के दुष्प्रभाव है जिसका कि हमको पूरा शोध नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है। उन्होंने कई एग्जांपल्स दिए हैं। पोलियो वैक्सीन से चालू किया है। ये पोलियो वैक्सीन से, ओरल पोलियो वैक्सीन जो हम देते हैं ड्रॉप्स, उससे कई लोगों को कई बच्चों को पैर लकवा भी हो जाता है। तो उसका उन्होंने बताया कि उसका कैसे होता है, उसका जानकारी है हमको। ओरल पोलियो वैली का कई बार क्या होता है कि हम वायरस जो है उसको इनएक्टिवेट करते हैं, किल नहीं करते हैं। तो इनएक्टिवेट मतलब वो बीमारी नहीं कर सकता है, पर कई बार वो लाइव रहता है, जिंदा वायरस रहता है, तो वो वापिस अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और उससे पोलियो हो सकता है। तो इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन की जगह हम इंजेक्टेबल पोलियो दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे आपका गिलेन बारी सिंड्रोम होता है, जो वैक्सीन के बाद, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बाद लकवा हो जाता है, हाथ पैर में हो जाता है, उसका होता है, इतना जानकारी है। कोविड वैक्सीन से भी होता है इन्फ्लुएंजा, उसका भी बोला, उनका भी रिसर्च होना चाहिए कि कैसे होता है। सो इससे क्या होगा, हम उसको फिर अच्छे से और सेफ वैक्सीन बना सकते हैं और सुरक्षा वाला वैक्सीन बना सकते हैं। तो ऐसे कई उन्होंने साइड इफेक्ट्स बताए हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि वैक्सीन मार्केट में आने के बाद बात खत्म नहीं होनी चाहिए, आगे इसका लिए फंड्स होने चाहिए, रिसर्च का एक बंदोबस्त होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि पोस्ट ऑथराइजेशन स्टडी, जो वैक्सीन ऑथराइज हो गया है, और अभी तो इमरजेंसी यूज में भी वैक्सीन निकल रहे हैं, उसके लॉन्ग टर्म कौन अभी शोध कर रहा है, करना चाहिए ना। तो ये उनका कहना है। तो वो कहते हैं बायोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं मालूम, और उनको ये बता रहे हैं कि ये एक एक ऐसा है कि जिसमें काफ़ी एक कमी है हमारे वैक्सीन
के वैक्सीनेशन प्रैक्टिस में, कि जो कि हमने, तो ये असली में यूएचओ इसका खुशी है कि ये एक इतने बड़े जो वैक्सीन के एक्सपर्ट हैं उन्होंने बोला है कि हाँ, कमियां है हमारा वैक्सीन सेफ्टी इसमें रिसर्च में, और ये वैक्सीन सेफ्टी होना चाहिए। और ये इसका इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी जो कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे घटनाएं घटी है जो कि बिल्कुल इसके परे जा रही है। मतलब एक तरफ आप देखो कि जो अमेरिका का बेटा जो कि वैक्सीन में सबसे पहले उन्होंने ये किया था, वो कह रहे हैं कि हमारा शोध होना चाहिए, और हमारे देश में उल्टा क्या हो रहा है कि आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले बीएचयू स्टडी पब्लिश हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर्स ने कुछ हजार के कुछ लोगों को फॉलो अप किया था कोवैक्सीन के बाद, और उसके उन्होंने एक कोई इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया था, ड्रग सेफ्टी जर्नल था। पीयर रिव्यू के बाद अच्छे तरह उसका जांच किया गया, रिव्यूअर एडिटर उसको फिर उसके बाद पब्लिश हुआ था, और उन्होंने कुछ साइड इफेक्ट्स बताए थे कोविन वैक्सीन के, जो कि बोला था कि भाई हाँ, हमने इनको फॉलो किया 1 साल तक, और हमको कुछ कुछ ये साइड इफेक्ट्स, हमने टेलीफोन इंटरव्यू लिए, कुछ हमको ये साइड इफेक्ट्स मिले हैं। उसमें गिलेन बारे सिंड्रोम भी था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी था, स्किन डिजीज भी था, वगैरह वगैरह कई ये थे, 1-2% लोगों में हुआ था। वो पेपर निकलने के बाद काफी अजीब गरीब टाइप कुछ रिएक्शंस हुए हैं। जो हमारा बॉडी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि इनको शोध करना चाहिए, उन्होंने इसको पहले बोला कि हमको ये स्टडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरी बात, उन्होंने धमकी दिया कि आपके पेपर को आप, उन्होंने जो जर्नल का एडिटर था दूसरे देश से, शायद न्यूजीलैंड से छपता है, उनको धमकी दिया कि ये पेपर को आप वापस लो। ऑथर्स को धमकी दिया कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन करेंगे। ये कौन कह रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि रिसर्च बॉडी है, ये कोई डिक्टेटर बॉडी है क्या? और जबकि वो प्लॉटकिन कह रहा है कि भाई आपको रिसर्च करना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो 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 कमियां, जो लेखक ने बताया, ऑथर ने बताया कि हमारे स्टडी में कमियां है, पर ये एक शुरुआत है, 1 साल तक हमने फॉलो किया है। वो वैक्सीन ट्रायल भी शायद इतना लंबा नहीं फॉलो किया है। तो इसको अगर आईसीएमआर सही में एक रिसर्च बॉडी है, तो इसी स्टडी को आगे ले जा सकता था। उन्होंने एक जो गलती निकाली है कि ये टेलीफोन से इंटरव्यू लिया, तो ठीक है ना, वो 1000 लोग का रिकॉर्ड है, आईसीएमआर के पास फंड्स देके उनको, कुछ वर्कर्स देके उन लोगों से मिल सकता था, और फिर कंफर्म कर सकता था कि ये जो भी उन्होंने टेलीफोन में है कितना सही है, कितना गलत है, कितना ये है। और उसको भी उन्हीं लोग को और आगे फॉलो करना चाहिए था। ये तो बना बनाया एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर्स ने किया। जो शुरुआत के जो स्टडीज होते हैं उसमें कमियां रहती है, और ऑथर्स ने कुछ छुपाया नहीं, उन्होंने कुछ मिसगाइड भी नहीं किया, उन्होंने बोला हमारे स्टडीज में कमियां हैं, और वही कमियां को बोल के आप उनको धमकी दे रहे हो। और इसके आगे, और आगे की बात क्या हुआ है कि अभी भारत बायोटेक जो कि मैन्युफैक्चर किया कोवैक्सीन है, उसने 5 करोड़ का लीगल एक्शन ये कर दिया डिफेमेशन के लिए, कि हमारा दुष्प्रचार कर रहे हैं इन लोग ऑथर के अगेंस्ट, और वो जर्नल के अगेंस्ट, और रिट्रैक्शन के लिए बोला है। और अभी रिट्रैक्शन के लिए वो एडिटर रिट्रैक्ट करने जा रहा था, ऑथर्स ने बोला कि नहीं, अभी कोर्ट केस हो जाने दो फिर रिट्रैक्ट करो, अभी आप रोक के रखो। तो अभी इसके ऊपर ऐसा विवाद चल रहा है। अब इसमें कई मुद्दे हैं, देखिए। अभी जब जो ये साइंस है, ये साइंस में सेंसरशिप दबाव नहीं होता है। अभी अगर 5 करोड़ का केस लगा देंगे तो इससे एक मैसेज क्या जाएगा, एक प्रकार का, ये कैसे जाएगा कि कोई भी रिसर्चर पंगा नहीं लेगा, वो कोई भी रिसर्चर कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन है उसका साइड इफेक्ट का रिसर्च ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि भाई वो फार्मा वाले हमारे अगेंस्ट चले जाएंगे, और जो आईसीएमआर है वो भी मिला हुआ है फार्मा से, क्योंकि कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर में आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने दोनों का पार्टनरशिप था कोवैक्सीन में, तो ये पार्टी हो जाता ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। और 170 करोड़ से ज्यादा इनको रॉयल्टी मिला है इस वैक्सीन से, भारत बायोटेक से इनको रॉयल्टी मिला है। तो अभी इनके पास कौन सा हक है, आईसीएमआर के पास क्या हक है बताने के लिए? जो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, उनका स्टडी में कमियां हैं तो आप उसको पूरा करो कमियां को। आपने खुद क्या स्टडीज किया है उसको पब्लिश करो, उसके साथ काउंटर करो। कोर्ट में आप केस क्यों कर रहे हो? आप उनको धमकी क्यों दे रहे हो? ये तो बहुत, यानी हम एक प्रकार से पीछे चले जा रहे हैं। साइंस में दूसरे मत होते हैं, विवाद होते हैं, उसको आप रिजॉल्व करो डेटा के साथ, उसके बाद आप बताओ। तो ये एक बहुत ही मतलब चिंता वाली बात है।
और तो ये एक बहुत ये हमारे यूएचओ ने खेद प्रकट किया है कि ये एक प्रकार से अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, अनसाइंटिफिक बिहेवियर है। एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इतना, इसके पास इतना रिसोर्स है, उसको एक धमकी दे रहे हैं जो कि ऑनेस्ट रिसर्चर्स है, जिनके पास कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है, कोई ऐसा नहीं है। और हमने पहले भी, हमने यूएचओ ने इसके जब सबसे पहले आईसीएमआर ने इसका गलतियां निकाली थी, फिर ये धमकी दिया था मौत को, यूएचओ ने तभी भी इसके ऊपर प्रकट किया था, अपना कंसर्न प्रकट किया था कि ये बात ठीक नहीं है। वो इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपा है, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल भी यूएचओ का जो उन्होंने ये लगाए थे कि हमने ये गलत कर रहे हैं, वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने भी हमारा मत छापा है। उसका भी हमने लिंक, अंग्रेजी वाले इसमें उसके लिंक्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा दूसरा मुद्दा यह है कि अभी अभी सुना है कि वन हेल्थ अप्रोच का काफ़ी बातचीत चल रहा है कि एनिमल हेल्थ, पशु का हेल्थ है, वातावरण है, ह्यूमन हेल्थ है, वो सब एक वन हेल्थ कंसेप्ट होना चाहिए। ये उसमें क्या है कि वन साइज फिट्स ऑल, वो डब्ल्यूएचओ कुछ बोलेगा या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, तो वन हेल्थ में सबको वो कंप्लाई करना पड़ेगा। इसका एक प्रकार से ये आया है, आलोचना आया है इसके ऊपर एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। तो एक लेखक है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, उसने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक लेख लिखा है। उन्होंने कहा कि वन हेल्थ अप्रोच जो है वो टॉप डाउन चल रहा है। एक्चुअली वन हेल्थ अप्रोच लोकल पीपल को लेके चलना चाहिए, जो हर कंट्री का अलग लोकल पीपल है, उनके पास ये होना चाहिए। जो टॉप डाउन वन हेल्थ अप्रोच है वो कॉलोनियल जैसा है, जैसे हम अंग्रेजों राज करते थे, वो सबको। अब तो वो कह रहे हैं कि वन हेल्थ अप्रोच का अच्छे से अगर बनाना है वन हेल्थ अप्रोच, तो पीपल को इन्वॉल्व करना चाहिए, सिटीजन को इन्वॉल्व करना चाहिए, सिटीजन का हेल्थ सिटीजन के हाथ में देना चाहिए, और उनसे इनपुट्स लेना चाहिए कि उनके क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है, क्या है। और ये एक उन्होंने बताया है। और इसमें हमने यूएचओ ने एक पुराना कहावत है, एक फिलोसोफर था लाओ सू, चाइनीज फिलोसोफर, उसने कहा था, अंग्रेजी में बोलता हूँ फिर उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। गो टू द पीपल, आप लोगों के पास जाइए, लिव विद देम, उनके साथ रहिए, लर्न फ्रॉम देम, उनके साथ सीखिए, लव देम, उनसे प्यार कीजिए, हमदर्दी बताइए, स्टार्ट विथ व्हाट दे नो, जो उनको मालूम है उससे आप चालू कीजिए, और उनको जो मालूम है उसको भी आप जान लें। और बिल्ड ऑन व्हाट दे हैव, उनके पास जो है उससे आप आगे बढ़े। ऊपर से कहीं बाहर से, इसका मतलब है बाहर से कोई चीज नहीं लाना है, जो लोकल पॉपुलेशन से इनपुट लेना है। और जब ये सब आप करेंगे विद द बेस्ट लीडर्स, जो अच्छा जो लीडर होता है, वो जब काम हो जाता है, तब लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद किया है, लोगों ने खुद किया है, वो लीडर को भूल जाते हैं। तो अच्छा लीडर ऐसा होता है जो ऐसा चाहता है कि लोगों को एम्पावर करे। यूएचओ का भी ऐसा है कि उसको लोगों को ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दे, उनको एम्पावर करे। और ये वन हेल्थ अप्रोच जो टॉप डाउन हो रहे हैं, पैंडेमिक टीटी आ रहे हैं, वो ऊपर से आ रहे हैं, उसमें तो एम्पावरमेंट क्या, उनका पावर ले रहे हो लोगों का। आप जबरदस्ती लॉकडाउन लगा रहे हैं, जबरदस्ती ये कर रहे हैं, आप जबरदस्ती मैंडेट दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कहावत है, कितने साल पुराना है, कि लोगों के पास जाए, उनसे सीखे, उनका पास जो है उससे आगे बढ़े। और जब सब काम हो जाएगा तो लोग को कहना है कि हमने खुद किया, लीडर को भूल जाने का है, लीडर को अपने आप बैक बैक में रहना है। और अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो निस्वार्थ जो काम करते हैं वो आगे पीछे से काम करते हैं, लोगों को एम्पावर करके लोग खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा एक इसी विचार पे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक लेख आया है। तो लेख का टाइटल क्या है, क्रिटिक ऑफ वन हेल्थ अप्रोच पब्लिश्ड इन ये पावर टू द लोकल पीपल होना चाहिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अभी जो डब्ल्यूएचओ टीटी चल रहा है और टॉप डाउन अप्रोच हो रहा है, ये बिल्कुल इसके विरुद्ध हो रहा है। लोगों से कुछ पूछा नहीं जा रहा है, और ऊपर से मैंडेट्स और ये वो लाने का प्लान है डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक टीटी में। और ऐसे हम बात कर रहे हैं और ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो रही है। आपको मालूम है, अभी ये अगला हमारा जो मुद्दा है, इसमें हम कह रहे हैं कि मास्क मैंडेट आ गया है। कहाँ पे, केरला में। क्यों आ गया है, क्योंकि एक डेथ हो गया है निपा वायरस से। निपा वायरस तो हमेशा जंगलों में है,
जो चमगीदड़ है, बैट्स है, जो फ्रूट्स खाते हैं, उनमें है और वो हमेशा रहेगा। और अभी कोई अगर जा उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, बेचारे को हो जाएगा। अभी चलती ट्रेन के सामने आओगे तो कट के मर जाओगे। तो ये उतना ही प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी एक डेथ होता है, उसको कांटेक्ट पूरा विलेज को, आपने कई वार्ड्स को उस डिस्ट्रिक्ट में आपने एक प्रकार से लॉकडाउन लगा दिया है, स्कूल बंद कर दिया है, और मदरसा बंद कर दिया है, कोचिंग क्लास बंद कर दिया है, दुकानों को बोला है कि सुबह 7 से शाम को 7 बजे टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट है, सुबह 10 से शाम 7 ही आप दुकान। तो ये सब केरला में एक डेथ हुआ है निपा से। और मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, तो अथॉरिटीज ने क्या किया, मास मैंडेट ले आया। मास से थोड़ी है अभी, वो इतना परसेंट जो बॉडी फ्लूइड्स है जो उसका कंटेमिनेटेड है, उससे होता है फूड से। और अभी मांस से अभी और गंदगी होता है, और वो एक प्रकार से पुलिस को ये मिल जाता है। और स्कूल कॉलेज पब्लिक गैदरिंग बंद कर दिया है 5 वार्ड में, डिस्ट्रिक्ट स्कूल, ट्यूशन सेंटर, सिनेमा हॉल्स। तो ये देखिए फिर से वो महामारी वाला ये आ रहा है, और आगे कभी क्या एक केस। और इसका आपको मालूम होना चाहिए एपिडेमोलॉजी क्या है, कैसे फैलता है, उस हिसाब से आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि अभी कितने 10 सुबह 10 से 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। अरे भाई, उसके बाद तो ज़्यादा क्राउडिंग होगा तो और फैलेगा। तो ये इसका कोई लॉजिक भी नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं है। और लॉकडाउन लॉकडाउन से हमको मालूम है कि कितना नुकसान हुआ था, फायदा कुछ नहीं होता है, इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। और करीब 16-17 लोग उनके जो कॉन्टैक्ट थे, सबको टेस्टिंग किया, किसी में पाया नहीं गया निपा वायरस। एक डेथ हुआ, उसके जो नज़दीक के 16-17 लोगों को टेस्ट किया, 50 को टेस्ट किया है, तो 16 का रिपोर्ट आया है, अभी तक किसी को नहीं आया। अब उसी से पता चल सकता है कि ये इतना फैलता नहीं है। अब इतने हमारे तो कितने बीमारी है, रोज हम पीड़ित है, डेंगू से, चिकनगुनिया, सब जगह हो रहा। कहाँ तक अभी वो बंद करने से तो नहीं हो जाता ना। और निपा का तो इतना फैलने का नहीं है, इसमें मालूम है इसके बारे में सब हमको। तो यूएचओ ने ये खेद प्रकट किया है कि इस टाइप के रिस्ट्रिक्टिव और इतने कड़े जो लगाए जा रहे हैं नियम, इससे एक प्रकार का ये ड्रिल बन गया है कोविड के बाद, जो कि नुकसान ही नुकसान है। कोविड में भी कुछ फायदा नहीं हुआ, चाइना से चांदनी चौक वायरस पहुंच गया, इतना सब पूरे कंट्रीज ने किया, अभी इसको फायदा है नहीं। और इसमें तो निपा में तो कुछ यही इंडिकेशन ही नहीं है। और इससे नुकसान ज्यादा होता है, कई ऐसे शोध हो चुके हैं। और मास्क का भी कई स्टडीज हो चुके हैं, बांग्लादेश में 3 लाख पॉपुलेशन में किया, कोई वायरस नहीं रुकता है। तो ये क्यों आप मास्क के लिए आप कंपलसरी किया है। तो इसमें और जब फूड आउटलेट, रेस्टोरेंट बंद करेंगे, दुकानें बंद करेंगे, तो नुकसान ज़्यादा होगा, बिजनेस लॉसेस होंगे, जो कि अभी हमारे कोविड के दौरान मुंबई में हुआ था, जो भी स्टडी किए थे। सो दिस साइंटिफिकली बेस्ड, हम कैसे, इससे निपा है, एक है, दो है, जो भी है, उसके लिए हमको साइंटिफिकली बेस्ड अवेयरनेस करना चाहिए, लोगों को एम्पावर करना चाहिए, उनको मैसेज देना चाहिए कैसे फैलता है। अगर ऐसे मैसेज देंगे तो अपने आप लोग सतर्क हो जाएंगे और नहीं फैलेगा। कई तरीके से कर सकते हैं हम, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, लोकल टीवी में बता सकते हैं कि भाई आप जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं पेड़ से आधे खाए हुए, वो उसको नहीं उठाइए, बच्चे उठाते हैं, कोई खाए। जो लोग वो जंगलों में काम करते हैं उनको थोड़ा प्रिकॉशन बता सकते हैं, उन्हीं को बताए। पूरा आम जनता का करने का क्या, इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। टेलीविजन है, अच्छे से रिस्क बताए, रिस्क क्या क्या अच्छे से बताए। और एफएम रेडियो है, लोकल न्यूज़पेपर है, पोस्टर्स है, फार्म वर्कर्स है जो फार्म में काम करते हैं, जो बैट्स के कांटेक्ट में आते हैं, चमगीदड़ उनको बताए कि डायरेक्ट कांटेक्ट एनिमल के साथ अवॉइड करें। और स्लॉटर करते टाइम भी थोड़ा ये करें, क्योंकि एनिमल ये से आ रहा है। वेयरिंग अप्रोप्रिएट ग्लव्स, एंड विलेजर्स में बी टोल्ड टू अवॉइड ईटिंग डेट पाम फ्रूट्स रहते हैं, उसमें वो चमगीदड़ होते हैं, बैट्स। एंड वो कंटेमिनेट बैट लिव ऑन दिस पाम ट्रीज में वो रहते हैं बैट। तो ये अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो ये हम, ये मेजर्स हम क्या करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में भी करते हैं हम। अभी देखिए ऐसे जिंदगी हम अवॉइड करते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के भी हम बोलते हैं हेलमेट पहनो, ये पहनो, सीट बेल्ट पहनो, पर कोई पहनता नहीं है, ट्रैफिक रूल वायलेट करते हैं। और रोज हमारे देश में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 400 के ऊपर लोग मरते हैं, यंग पीपल मरते हैं 400 के ऊपर, और इसके 10 गुना लोग जिंदगी भर के लिए डिसेबल होते हैं। रोज 400 लोग मर रहे हैं। अब हम गाड़ियां तो नहीं बंद किए, हम फिर भी ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं।
पुलिस नहीं पकड़ता है ट्रैफिक रूल जो तोड़ता है, एटलीस्ट पुणे में तो नहीं करता है। पहले करता था 8 साल 20 साल पहले, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं कर रहा है। जहाँ पे रोज 400 मर रहा है, अब यहाँ एक मर रहा है, आपने स्कूल बंद कर दीजिए, दुकानें बंद कर दीजिए, सिनेमा हॉल बंद कर दीजिए, तो ये तो भाई कोई लॉजिक नहीं है ना। ये तो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप हो रहा है एक प्रकार से। तो ये इसलिए बताया है कि 400 लोग रोज मर रहे हैं, 422 लोग रोज मर रहे हैं रोज हमारे इंडिया में ट्रैफिक एक्सीडेंट से। और नीपा का आप हिसाब लगाइए, नीपा आज से 24 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, और पूरे वर्ल्ड में टोटल 1999 में डिटेक्ट हुआ था पहले मलेशिया में, और अभी तक टोटल डेथ्स जो निपा से हुए मलेशिया से, अभी सब कंट्रीज मिला के, कभी बांग्लादेश में हुआ, इंडिया में 3 4 5 6, वो केरल में ही होता है, वो 5 3 हर साल होता है। ये 1999 24 साल में 400 डेथ नहीं हुए टोटल पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमारे पास वो 400 होते हैं, फिर भी आप गाड़ी चलाना ही बंद कर दो फिर। 400 डेली हो रहा है, डेली 400 हो रहा है, ये देखो। और इसमें आपके पूरे 24 साल में 400 डेथ नहीं हुए निपा से, निकाल लो स्टैटिस्टिक्स पब्लिक डोमेन में। तो ये हम कह रहे हैं कि यार साइंस तो ठीक है, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कीजिए ना पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज, और लोगों को पूछना चाहिए अपने इलेक्टेड से भी, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या साइंस है। तो आज के हमारे समाचार पत्र में इतना ही है। धन्यवाद। ये हम यूट्यूब में डालेंगे, और अंग्रेजी वाला भी आ जाएगा 1 2 दिन में। अंग्रेजी वाले में सब लिंक्स रहते हैं, पुराने न्यूज़लेटर्स भी आप देख सकते हैं हमारे। और धन्यवाद।